काय म्हणली आई? ते त्यांचं तेच चालतं ते असेच आहे आणि ते तसेच कोण मग नाही कट कोणाला माहिती का असं पप्पाच्या नजरेमध्ये बोलायला पाहिजे.
Yên tăng lành tăng. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं नितिन भाई विश्वा एजुकेशन की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं कि हमने जो आज एक प्रोग्राम डिजाइन किया था उसके लिए आप सब टाइम पर प्रेजेंट हो। बेसिकली आज का प्रोग्राम जो हमने रखा है दैट इज गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स आपके साइड से कंटिन्यूस आ रहे थे। सबसे पहले गुड न्यूज या बैड न्यूज हमें नहीं पता, बट लास्ट 10th स्टैंडर्ड का जो भी डिक्लेरेशन हुआ है, कहीं कुछ जगह खुशी है, कुछ जगह गम है। तो ये सब आपका सेलिब्रेशन हो गया और इमिडिएटली आपके साइड से कॉल आना स्टार्ट हो गए रिलेटेड किस स्कूल में एडमिशन लिया जाए, उस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। बोर्ड का एक काफी बड़ा कंफ्यूजन है, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई। और साथ में सबसे बड़ा जो औरंगाबाद का जो आपको प्रॉब्लम दिखाई दिया वो है कोचिंग क्लासेस। ओके, और उसमें भी आपका जो कंफ्यूजन था मेडिकल और इंजीनियरिंग, उसमें काफी हद तक क्लियरिटी आकर आपने अभी कंसर्न कोर्स से ज्वाइन किया। जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनके लिए हम 100% आपको हेल्प करने वाले हैं। उससे के लिए तो आज का प्रोग्राम हमने ये डिजाइन किया और प्रोफेसर श्रीकांत जी कलंत्री सर को हमने रिक्वेस्ट किया। हमारे एक सिंगल रिक्वेस्ट के ऊपर सर ने भी हाँ कहा, तो स्पेशली थैंक्स टू श्रीकांत जी कलंत्री सर कि उन्होंने हमारे वर्ड के ऊपर आप सभी को गाइडेंस के लिए वो रेडी हो गए। अभी हम सर का एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। प्रोफेसर श्रीकांत जी कलंत्री, इनका आईआईटी दिल्ली से एमटेक हुआ है और बेसिकली सर का जो पैशन है वो टीचिंग। 16+ ईयर्स उन्होंने टीचिंग किया है और प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेगमेंट में भी सर ने काफी बड़ा योगदान सर का रहा है औरंगाबाद के लिए और स्पेशली महाराष्ट्र के लिए। अभी सर ने लास्ट फ्रॉम 20 ईयर्स से सब गाइडेंस भी करता है फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशन, और अभी वो फुल टाइम एज अ करियर काउंसलर बोर्ड पर वर्क करता है। करियर तो सभी स्टूडेंट बनाता है, बट उनके पीछे गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर राइट गाइडेंस मिल जाए तो हमारा मन पसंदी का कॉलेज और मन पसंदी का हमारा आगे प्लेसमेंट होने के चांसेस 100% बढ़ जाता है। ओके, और अभी सर का जो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एरिया है मेडिकल, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के कंसर्न कॉलेजेस में जो कट ऑफ निकलते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत पेरेंट्स को आता है कि जब भी उनका स्कोर आता है उसके बाद उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करना उनसे पॉसिबल होता नहीं है। तो सर ने रात दिन एक कर काफी सालों की स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर उसके ऊपर वर्क किया है। और मैं गर्व से कहूंगा कि औरंगाबाद से श्रीकांत जी कलंत्री सर जो है, ऑल ओवर महाराष्ट्र से इनकी तरफ से स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और हर साल 700 to 800+ स्टूडेंट्स गाइडेंस लेते हैं।
तो मैं वेलकम करूंगा कलंदरी सर का। प्लीज सर, आप मीटिंग आप ज्वाइन कर लिए आपने, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर आगे का सेशन आप कंटिन्यू करें, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू बायती सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ऑडिबल है। ओके, थैंक यू बायती सर, थैंक यू वेरी मच मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि जो मैं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ कुछ मेरी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं और जो उनके कुछ क्वेरीज है उस क्वेरीज का मैं समाधान कर सकूं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का जो सेशन है, तो जैसे मैं समझता हूं कि 10th पास आउट बच्चे हैं सेशन में, और काफी कुछ बच्चों ने शायद मन बना लिया है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेना है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका शायद अभी भी कंफ्यूजन चल रहा हो कि मैं इंजीनियरिंग लूं या मेडिकल लूं या कॉमर्स लूं या बायोलॉजी लूं या मैथ्स दोनों लूं, या और भी कुछ ऐसे फील्ड्स है कि जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस के हम लोग आज आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि आप सभी 10th पास हो गए हैं। अब ये 10th के, ठीक है, शायद आपने बहुत अच्छी पढ़ाई भी साल भर की होगी, लेकिन सिचुएशन ये ऐसी है कि इसकी वजह से एग्जाम्स नहीं हो पाई। लेकिन ठीक है, अगर 90% भी आता है, 95 भी आता है, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि ये जो परसेंटेज है आगे एडमिशन प्रोसेस में कहीं काउंट नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो भी, मतलब मैं ये कहूंगा कि 90% प्लस एक रिस्पेक्टेबल परसेंटेज है। फिर 90 हो या 95 हो या 97 हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई आपको फायदा या नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए आपको 1-2% शायद आपके उम्मीदों से कम भी मिले हैं, तो भी निराश मत होइए। अभी जो आपको सही में आपका टैलेंट बताना है, आपको हार्डवर्क करना है, वो आगे 11-12, क्योंकि दोनों स्ट्रीम का अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, IIT JEE हो या मेडिकल में नीट हो, दोनों ही एग्जाम जो है वो ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम्स है और अपने आप में काफी टफ मानी जाती है। तो अभी जो बच्चों का या पेरेंट्स का कंफ्यूजन की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि क्लास कौन सा लगेगा। तो काफी कुछ बच्चों ने तो शायद क्लास सिलेक्ट भी कर लिया होगा, और इस मीटिंग में मैं इस विषय पे, इस टॉपिक पे नहीं बोलूंगा कि कौन सा क्लास अच्छा है या कौन सा ज्यादा अच्छा है या कौन सा अच्छा नहीं है। मैं हाँ ये चीज जरूर आपको बताऊंगा कि जो भी क्लास आपने सिलेक्ट किया है, तो आगे आपको 2 साल उस क्लास में, मतलब 2 साल किस तरीके से चलना है, सो दैट आपको अच्छे से अच्छा आउटपुट मिल सके। हाँ, ये भी चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आपने क्लास अभी सिलेक्ट नहीं किया है, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स है कि वो पैरामीटर देख के हम लोग क्लास सिलेक्ट करें। नंबर 1 पैरामीटर कि इस पे मत जाइए कि कौन से क्लास का रिजल्ट क्या है। मैं तो ये कहूंगा मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे जो करते हैं वो ये देखते हैं कि इस क्लास के इतने बच्चे IIT में लगे हैं, इस क्लास का ये रैंक आया है, वो रैंक आया है। वो एक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि वो डिसाइडिंग फैक्टर हो कोई भी क्लास सिलेक्ट करते हुए। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए कि क्लास में जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या और कोई हो, वहां पे पढ़ा कौन रहे हैं टीचर, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी टीचिंग स्टाइल क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने क्लास फाइनल नहीं किया है, तो उस क्लास से जिन्होंने, जो बच्चे निकल चुके हैं अभी तक और जो ऑलरेडी आपके 1 साल सीनियर है, उनसे बात कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस उस क्लास के बारे में कैसा रहा। तो क्लास की फैकल्टी, उनका एक्सपीरियंस, उनका क्वालिफिकेशन, कैसे पढ़ाते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे होती है, उसके बाद में टेस्ट प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं क्या। टेस्ट प्रॉपरली कंडक्ट होना इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके रिजल्ट्स भी क्या बच्चों के साथ शेयर किए जाते हैं क्या। रिजल्ट शेयर करने के बाद में जो बच्चों की डिफिकल्टीज है, मतलब डे टू डे डिफिकल्टीज, और टेस्ट होने के बाद में जो डिफिकल्टीज है, वो डिफिकल्टीज को प्रॉपरली आंसर दिए जाते हैं क्या, ये चीजें भी देखना जरूरी है। उसके बाद में सिलेबस कब खत्म होता है, क्लास में रिवीजन होती है क्या, पूरा सिलेबस होने के बाद में फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट होते हैं क्या। मेरे हिसाब से हाँ, उसके बाद में क्लास का कोई अपना प्रॉपर स्टडी मटेरियल है क्या।
तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लास सिलेक्ट करते हुए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो बच्चों ने अभी स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक शायद थोड़ा सा हम लोग पीछे लेंगे। इसके आगे हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि बोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। अब बोर्ड हम लोग इसमें एक एक स्ट्रीम लेते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो मतलब इंजीनियरिंग हो या मेडिकल ही हो रादर, तो बोर्ड जो है तो मेनली 2 बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है तो 10 तक सीबीएसई में ही होंगे शायद। तो 11 12 में मैंने ये देखा है कि बच्चों के मन में ज्यादातर ये मिसकॉन्सेप्शन है, मैं इसको मिसकॉन्सेप्शन बोल रहा हूं, मिस इंप्रेशन बोल रहा हूं, गलत इंप्रेशन बोल रहा हूं कि 10 तक अगर मैंने सीबीएसई में पढ़ा हुआ है तो 11 12 मेरा सीबीएसई में ही होना चाहिए, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन। कई बार मैंने ये देखा है कि जो बच्चे 10 तक सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, 11th में स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेना उनको बिलो डिग्निटी, बिलो स्टैंडर्ड लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ये है कि जैसा स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई है, तो अगर आप जो भी बोर्ड सिलेक्ट कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है। सिंपली इमोशनल एंगल से, साइकोलॉजिकल एंगल से मत जाइए कि 10 तक मैंने सीबीएसई लिया है इसलिए मुझे 11 12 सीबीएसई ही लेना है, स्टेट बोर्ड ये बिलो स्टैंडर्ड होता है, एब्सोल्युटली नहीं है। तो हम लोग ये करते हैं कि दोनों बोर्ड्स के फायदे और नुकसान क्या क्या है वो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद से सीबीएसई बोर्ड फॉर एग्जांपल। अब सीबीएसई बोर्ड का एडवांटेज ये हो सकता है कि जैसा चाहे आप इंजीनियरिंग ले लो या मेडिकल ले लो। अब जैसा इंजीनियरिंग में जो जेईई मेन का सिलेबस है या मेडिकल में नीट का सिलेबस है वो टोटली सीबीएसई के बुक्स पर डिजाइंड है। मतलब जो 11 12 की सीबीएसई की बुक्स है उस पर ही आपका जेईई का या नीट का सिलेबस डिजाइन है। ओके, तो सिलेबस ये कॉन्करेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसको आप ये बोल सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, सीबीएसई के लिए अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बोलूं, शायद आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो जेईई मेन में 12वीं बोर्ड में आपका 75% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आप जेईई मेन, जेईई एडवांस दे रहे हो, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी टारगेट कर रहे हो, तो आपका 12वीं के बोर्ड में 75% एग्रीगेट होना चाहिए। अब स्टैटिस्टिकल डेटा से ये प्रूव हुआ है, इसका डेटा है अवेलेबल, ऑफिशियल डेटा है। मतलब मैं गूगल का डेटा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि गूगल में मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटा है वो ओल्ड भी रहता है और प्राइवेट डेटा भी रहता है। आई एम टॉकिंग ऑफ ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल डेटा जो आईआईटी वालों ने अवेलेबल कराया है। तो ये ऑफिशियल डेटा के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड में स्कोरिंग लिबरल होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसा मैंने बताया कि 75% मार्क आपको स्कोर करना है अगर आप जेईई की तरफ जा रहे हो तो सीबीएसई बोर्ड में 75% स्कोर करना इजी है एज कंपेयर टू स्टेट। ओके, तो सीबीएसई में जो मार्किंग है वो लिबरल है, ये एक शायद सीबीएसई बोर्ड का एडवांटेज हो सकता है। अब हम आते हैं स्टेट बोर्ड की तरफ। अब स्टेट बोर्ड में एडवांटेज क्या है? हाँ, अभी एक और चीज सीबीएसई बोर्ड की तरफ, एक और चीज में जिसको आप एडवांटेज कह लीजिए वो ये है कि 12वीं में देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन 12th। ओके, अगर आप इंजीनियरिंग साइड में जा रहे हो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश है, ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए। और 5वां सब्जेक्ट जो है तो बच्चे फिजिकल साइंस या और कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। मतलब 500 मार्क का आपका सीबीएसई का 12th है। अब मैं अगर स्टेट बोर्ड की तरफ आऊं, इस पैरामीटर पे कंपेयर करूं, तो स्टेट बोर्ड है 600 मार्क का। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश 400 मार्क और 200 मार्क का आपको, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 200 मार्क का एक सब्जेक्ट लो या 100 के 2 सब्जेक्ट्स लो। अब 200 मार्क का एक सब्जेक्ट मतलब क्या कि जैसा वोकेशनल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 200 मार्क का सब्जेक्ट है।
तो इसमें क्या होगा कि 100 मार्क कॉलेज के हाथ में रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, और आपका थियरी पेपर 100 मार्क का रहेगा। मतलब इस पैरामीटर पे अगर मैं बोर्ड कंपेयर करूं तो सीबीएसई में 500 मार्क्स है, स्टेट बोर्ड में 600 मार्क्स है। अगर मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट्स है, स्टेट बोर्ड में भी 5 सब्जेक्ट्स है। अगर आप 200 मार्क का सब्जेक्ट ले रहे हो, अगर आप 100 के 2 सब्जेक्ट्स अगर ले रहे हो तो फिर आपके 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे स्टेट बोर्ड में। अब 100 के 2 सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे अगर 200 मार्क का सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 100 के 2 सब्जेक्ट्स लेने पड़ सकते हैं। अब 100 के 2 सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है आईटी, दूसरा हो सकता है मराठी, हिंदी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पाली। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप जहां 11th में एडमिशन ले रहे हो वहां पे क्या अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अगर 100 के 2 सब्जेक्ट्स अगर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका लोड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो मराठी को सीबीएसई वाले बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती है मराठी लिखने की, वैसे ही हिंदी लिखने की। तो बच्चे प्रेफर करते हैं, आईटी प्रेफर करते हैं, ज्योग्राफी प्रेफर करते हैं, साइकोलॉजी प्रेफर करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आप प्रेफर करो तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर 75% एग्रीगेट लाना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपका लोड बढ़ेगा डेफिनेटली अगर आप 6 सब्जेक्ट्स में जा रहे हो। हाँ, अगर आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं तो फिर स्टेट बोर्ड का मतलब विचार करने के लिए हरकत नहीं। अब मैं और एक मुद्दे में पे आता हूं, जो मैंने बोला था कि सीबीएसई में 75% स्कोर करना इजी है एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड। अब मैं अगर जेई की तरफ अगर देखूं तो जेई में यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डाइवर्जन लेता हूं। मैंने ये 75% के बारे में बात की सिर्फ इंजीनियरिंग की। अब जो बच्चे मेडिकल की तरफ जा रहे हैं तो मेडिकल एडमिशंस में 12th के बाद में 75% ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। क्राइटेरिया है 50% का। आपको 50% मार्क चाहिए 12th में, और वो भी एग्रीगेट नहीं, सिर्फ पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो 300 मार्क का है तीनों, उसमें आपको 50% चाहिए। मतलब 300 में से 150 चाहिए। तो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, मेडिकल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको कोई 75% वाला कंडीशन नहीं है। अभी हम लोग आते हैं कि 75% वाली जो कंडीशन है, जो मैंने बोला कि सीबीएसई में स्कोर करना 75% स्कोर करना रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड। अब हम लोग अगर ये क्राइटेरिया इंजीनियरिंग के लिए देखते हैं तो ये 2 क्राइटेरिया है, मतलब आइदर और। फर्स्ट क्राइटेरिया है या तो आप 75% स्कोर करो, या तो आपका जो भी स्टेट बोर्ड है उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में रहो। अब ये टॉप 20 परसेंटाइल क्या है, क्योंकि कई बच्चों को शायद पता नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है ये 1-2 मिनट और एडिशनल लेके मुझे ये बताना चाहिए कि ये परसेंटाइल सिस्टम क्या है। क्योंकि इंडिया में 40 से ज्यादा अलग अलग बोर्ड्स है, तो हर बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल एक साथ लाने के लिए ये आईआईटी वालों ने टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया दिया है। अब टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए परसेंटाइल सिस्टम क्या है ये भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे जेई में जा रहे हैं उनका जो जेई का स्कोर आएगा वो परसेंटाइल में रहेगा। तो परसेंटाइल सिस्टम क्या है इसके बारे में आपको समझ लेना जरूरी है। नीट के लिए अभी तो फिलहाल परसेंटाइल सिस्टम नहीं है। परसेंटाइल सिस्टम ये है कि मान के चलो कि आप किसी क्लास में जा रहे हो, किसी क्लास में हो, वहां पे 1000 बच्चे हैं, उस क्लास में 1000 बच्चे हैं, और वो क्लास ने अगर कोई एग्जाम ली तो नॉर्मली किसी भी क्लास में या स्कूल में या कॉलेज में क्या होता है कि मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अब इस मेरिट लिस्ट में जो बच्चों ने हाईएस्ट स्कोर किया है उसका 1 नंबर आता है, जिसने 2 नंबर स्कोर किया है उसका 2 नंबर आता है, 3 नंबर, इस तरीके से 1000 बच्चों को रैंक दी जाती है। अब मान के चलिए कि आपका रैंक 100 है, 1000 बच्चों में आपका रैंक 100 है, तो आपका परसेंटाइल कितना हो गया। अब परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपके पीछे कितने बच्चे हैं। 1000 बच्चे उस टेस्ट में अपीयर हुए, आपका 100 रैंक है, मतलब आपके पीछे 900 बच्चे हैं,
तो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है, आपके पीछे कितने बच्चे हैं, दैट इज 900 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर. 900 divided by total number appears 1000. So 900 divided by 1000 multiplied by 100. मतलब 900 divided by 1000 ये हो गया 0.9 और multiplied by 100 मतलब 90. तो आपका परसेंटाइल हो गया 90. ओके, तो ये इस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो आप परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये 90% जो है व्हाट इट इंडिकेट्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी मुझे समझना पड़ेगा. अब मेरा एक फ्रेंड है, मान के चलिए कि उसका उस क्लास में रैंक आया 50. ओके, तो उसका परसेंटाइल कितना हो गया, उसके पीछे 950 बच्चे हैं, सो 950 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100, तो उसका परसेंटाइल 95 हो गया. ठीक है, तो वो मेरे से होशियार है, तो उसका परसेंटाइल अच्छा है. ओके, अब ये 90 या 95 परसेंटाइल इंडिकेट क्या करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि 100 बच्चे अगर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो 100 में से 90 मेरे पीछे है. मेरा परसेंटाइल अगर 90 है और 100 बच्चे अगर एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो 100 में से 90 मेरे पीछे है. अगर 1000 अपीयर हो रहे हैं तो 1000 में के 90% मतलब 900 मेरे पीछे है. अगर 1 लाख अपीयर हो रहे हैं तो 1 लाख के 90% मतलब 90,000 बच्चे मेरे पीछे. ओके, सो ये रिलेटिव इंडिकेटर है. अब हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ. मेन पॉइंट हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या है. ओके, अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टॉप 20 परसेंटाइल कैसे निकालता है. अब जब 12th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है तो जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे हुए हैं वो सबको रैंक दी जाती है. मतलब ये रैंक डिस्प्ले नहीं होती है, लेकिन उनके इंटरनल सॉफ्टवेयर में वो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब जितने भी बच्चे बैठते हैं, मान के चलिए कि 1 लाख बच्चे बैठे, हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये समझ के चलते हैं कि 1 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं. अब मुझे क्या करना है कि मुझे 20 परसेंटाइल 20th परसेंटाइल मुझे निकालना है. तो 1 लाख का 20th परसेंटाइल मतलब क्या होगा कि जो बच्चों की 20,000वीं रैंक है उसको कितने मार्क्स है. ठीक है, 20 परसेंटाइल टॉप 20 परसेंटाइल मतलब जिस बच्चे का 20,000वां रैंक है, टॉप 20 परसेंटाइल. ओके, टॉप 20 परसेंटाइल मतलब जिस बच्चे की 20,000वीं रैंक है उसको कितने मार्क्स है. अब ये मान के चलिए कि उसको 70% मार्क्स है. 20,000वीं रैंक जिसकी है उसको 70% मार्क है. अब IIT JEE मतलब एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या हो गया, या तो आप इंडिया में कोई भी बोर्ड में हो, या तो आप 75% लेके आओ, या तो और है एंड नहीं है, और आप जिस भी बोर्ड में हो आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए. अब मैं अगर महाराष्ट्र की बोर्ड की बात करूं तो महाराष्ट्र बोर्ड का पिछले हम 2-3 साल का अगर डेटा देखें तो टॉप 20 परसेंटाइल इट हॉवर्स अराउंड 68 to 72%, डिपेंडिंग ऑन, अगर पेपर इजी आ गया तो ये टॉप 20 परसेंटाइल की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट रफली आप ये मान के चलिए कि 70% के लगभग है. ठीक है, तो अगर आपको 70% से ज्यादा मार्क है तो भी आप एलिजिबल है IIT और NIT के एडमिशंस के लिए. ठीक है, अभी ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि सर ये पैरामीटर इतना सीरियस है क्या कि सिर्फ इसको देख के मैं CBSE में चला जाऊं स्टेट बोर्ड छोड़ के. तो जो पिछला डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हार्डली मतलब ये सोचिए कि लेस देन 0.1% बच्चे, लेस देन 0.1% बच्चे इसमें अड़कते हैं. मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं कि जिनका JEE मेन में और एडवांस में अच्छा रैंक आया है, लेकिन वो उनको 75% भी नहीं आया और टॉप 20 परसेंटाइल भी नहीं आया. ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, इसलिए ये पैरामीटर इतना सीरियस नहीं है. ओके, अब ये पैरामीटर कहां पे थोड़ा सीरियस हो सकता है, जो बच्चे पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग साइड में जा रहे हैं, तो जो बच्चे IIT JEE देते हैं वो नॉर्मली सभी बच्चे बिट्स का भी एग्जाम देते हैं, बिट्स पिलानी का भी देते हैं.
अब बिट्स पिलानी के एडमिशन में भी 12th के मार्क्स कंसिडर नहीं होते हैं, उनकी अपनी खुद की एंट्रेंस टेस्ट है जिसका नाम है बिट्सैट। लेकिन 12th में आपको पीसीएम में, एग्रीगेट नहीं, पीसीएम में आपको 70% होने चाहिए। ओके, तो वहां हो सकता है कि ये क्राइटेरिया थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो सकता है, ये शायद 70 है या 75 भी हो सकता है, तो ये पीसीएम है, तो वहां पे ये थोड़ा सा क्राइटेरिया इधर उधर हो सकता है। तो हम लोग फिर से आते हैं, ये सारा समराइज करके मैं बोर्ड की तरफ आता हूं। अब मेरे हिसाब से कई बार शायद बच्चे और ये पेरेंट ये पूछे कि सर ये सब तो हमने आपका सुन लिया, अब आप बताइए कि कौन से बोर्ड में एडमिशन लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो औरंगाबाद में मैंने देखा है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं, और मैं कहीं यहाँ पे किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आपको वो स्कूल ये बोल रही है कि जैसे 10 तक नॉर्मली, आप कोरोना का पीरियड छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे नॉर्मली मतलब 6 घंटे का स्कूल होता है, वैसा अगर कोई स्कूल अगर आपको बोल रही है कि आपको 11th-12th में 6 घंटे स्कूल में आना पड़ेगा, तो ये कतई करना ठीक नहीं है। मतलब सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लेना है इसलिए 6 घंटे स्कूल भी अटेंड करना है, ये बिल्कुल भी गलत होगा। एब्सोल्युटली ये नहीं करना चाहिए। अभी औरंगाबाद में ऐसे भी कई सीबीएसई के स्कूल सुनने में आ रहे हैं 11th-12th के, कि जिसमें हम लोग ये बोले कि डमी एडमिशंस, मतलब शायद ये प्रॉपर वर्ड होगा, डमी एडमिशंस भी वहां पे चल रहे हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड का देखो तो मतलब ब्लैटेंटली ऑलमोस्ट सभी स्टेट बोर्ड के जो कॉलेजेस है 11th-12th के, वहां डमी एडमिशंस ही हो रहे हैं। मतलब नॉर्मली टिपिकली बच्चे 11th में शायद ही 1-2 या 4 बार कॉलेज में जाएंगे, और 12th में भी शायद ही 1-2 4 बार जाएंगे। उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिकल में की एग्जाम के जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल के एग्जाम्स को जाएंगे, और उसके बाद में थियरी पेपर्स के वक्त जाएंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएशन भी सुनने में आता है, वो ये है कि कई 11th-12th वाले कॉलेज वाले क्या बोलते हैं कि आपको हफ्ते में 2 दिन आना पड़ेगा सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए। वो भी आपका मेरे ख्याल से एडिशनल समय जा सकता है, क्योंकि ये देखिए नॉर्मली बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे आप कोटा का भी एग्जाम्पल ले लो, कोटा में भी क्या हो रहा है, कोटा में भी जो बच्चे मतलब कोटा में दो तरीके के बच्चे हैं। एक तो बच्चे जो महाराष्ट्र से जो गए हैं, एक तो इस टाइप के बच्चे हैं कि उन्होंने 11th-12th का एडमिशन महाराष्ट्र में लिया है, और दूसरे इस टाइप के बच्चे हैं कि जिन्होंने कोटा में कोचिंग लगाई है और 11 का एडमिशन भी वहीं पे लिया है। ये दोनों ही टाइप के बच्चे जो है वो स्कूल्स में नहीं जा रहे, वो 2 दिन भी हफ्ते में नहीं जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट समरी इस चीज की ये है, ज्यादा मैं इसको नहीं खींचूंगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे ऑलमोस्ट हम लोग 20 मिनट बात कर चुके हैं। समरी इस चीज की ये है कि आपको 11th-12th में चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, ऐसा कॉलेज लेना चाहिए कि जो आपको इंसिस्ट ना करे कि आप कॉलेज में आइए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे स्टेट बोर्ड हो। लेकिन सिर्फ सीबीएसई बोर्ड चाहिए, इसके लिए अगर आप 6 घंटा अगर कॉलेज में जाने के लिए तैयार है तो वो गलत है। क्योंकि मैं अगर औरंगाबाद की हद तक अगर बोलूं तो जितने हम लोग औरंगाबाद में सीबीएसई के या स्टेट बोर्ड के स्कूल्स देख रहे हैं, जहां तक मुझे पता है, चाहे वो आईआईटी जेई हो या नीट हो, उसकी कोचिंग का एक्सपर्टीज उनके पास में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर शायद आपको मिल गया होगा, और अगर भी आपकी और कोई क्वेरीज है तो हम लोग बाद में उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस इश्यू को यहीं पे ये करते हैं। हाँ, अभी अगला जो इश्यू है कि 11 को एडमिशन कहाँ पे ले, मतलब औरंगाबाद में ले या औरंगाबाद के बाहर ले, जो 30-70 रूल है। अब 30-70 रूल जो है तो वो मेडिकल एडमिशन से हट चुका है, इसलिए आप औरंगाबाद में एडमिशन लो, बाहर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका कोचिंग औरंगाबाद में है तो ऑब्वियसली ये है कि आप एडमिशन औरंगाबाद में ही लो। हाँ, इंजीनियरिंग में 30-70 का रूल अभी तक है, लेकिन 30-70 में बहुत ही कम कॉलेजेस हैं। जो टॉप के कॉलेजेस हम इंजीनियरिंग में सीईटी के बेसिस पे, मतलब आप अगर आईआईटी एनआईटी के अगर एडमिशन की बात करो तो वहां पे तो 30-70 का रूल तो है ही नहीं। हाँ, मैं सीईटी के बेसिस के कॉलेजेस की अगर बात करूं, जैसे सीओईपी है, विजेटिया है, तो वहां पे 30-70 का रूल एप्लीकेबल नहीं है।
तो इसलिए इंजीनियरिंग में जो बच्चे जा रहे हैं वो 30-70 का इतना टेंशन मत ले, सीधा सीधा औरंगाबाद में जहां कहीं एडमिशन आपको ठीक लग रही है वहां पे आप ले सकते हो। उसके बाद में हाँ, और एक जो है, जो बच्चे अभी 11-12 में जा रहे हैं तो उनको एक नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में उनका एक साधारणतः मतलब रूटीन क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी 2020 का सीजन चल रहा है, क्रिकेट मैच की मैं बात कर रहा हूं, और मतलब आई होप कि बहुत सारे बच्चे 2020 में इंटरेस्टेड होंगे, क्रिकेट देखते ही होंगे, तो वो एग्जांपल मैं लेता हूं। अब मान के चलिए कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उन्होंने 20 ओवर में 200 रन बनाए, ठीक है। अब जो टीम बी जो बाद में बैटिंग कर रही है, लेटेस्ट से कि वो टीम बी है, उसको 20 ओवर में 200 रन बनाना है। मतलब एवरेज जो है वो 10 का एवरेज है, राइट। पर ओवर आपको 10 रन चाहिए। अब क्या हो गया कि टीम बी ने पहले 10 ओवर स्लो बैटिंग की, पहले 10 ओवर में सिर्फ 50 रन निकाले। अब बचे हुए 10 ओवर में उनको 150 रन निकालना है, ठीक है। बचे हुए 10 ओवर में 150 रन निकालना है, मतलब बचे हुए 10 रन में रन रेट है 15 का, ठीक है। अब पहले 10 ओवर में स्लो बैटिंग करने की वजह से क्या हुआ कि आगे की 10 ओवर पर प्रेशर आ गया। अब अगर 11वें ओवर से टीम बी अगर उनका रन रेट नहीं बढ़ाती है तो क्या होगा कि आखिरी में ये जो रिक्वायर्ड रन रेट 10 है वो 12 होगा, 15 होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि 2 ओवर में 50 रन चाहिए होंगे, ठीक है, 25 का रन रेट, उस समय टीम गिव अप कर देगी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम बच्चों के साथ में होता है। ये एग्जाम्पल देने का रीजन ही ये है कि बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, जो एक मतलब सुना जाता है कि 11th इज अ रेस्ट ईयर। अगर आप 11 को रेस्ट ईयर लोगे तो वैसे ही होगा, पहले 10 ओवर में आप कम रन्स निकालोगे, फिर आने जो 12th वाला जो साल है उसमें रन रेट बहुत बढ़ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको ये लगने लगता है कि अब मेरे से नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि जेई का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है, जेई और नीट का, कि इसका अगर आप मतलब ब्रेकअप अगर करो 11th और 12th में, तो नॉर्मली 55% क्वेश्चन ये 12th के सिलेबस से आते हैं और 45 क्वेश्चन ये 11 के सिलेबस से आते हैं। मतलब जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो चालू होगा वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो 12th का लास्ट चैप्टर रहेगा उस साल। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपका रिक्वायर्ड रन रेट है, आपको फर्स्ट ओवर से, फर्स्ट लेक्चर से ही उसके साथ में चलना है। अब साथ में चलना है मतलब क्या? बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ठीक है, क्रिकेट मैच में रिक्वायर्ड रन रेट निकालना या देखना बहुत ईजी है, अब कोचिंग में मैं कैसे पता करूं कि मेरा रिक्वायर्ड रन रेट क्या है? कोचिंग में बहुत सिंपल है कि जैसे ही फर्स्ट लेक्चर चालू होता है तो फर्स्ट लेक्चर से ही आप सीरियसली क्लास के साथ में चलिए। अब सीरियसली क्लास के साथ में चलिए मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर आपका 4 घंटे कोचिंग हो रहा है तो मान के चलिए कि जैसे आज 4 घंटे आपका कोचिंग हो गया, कोई भी कोचिंग हो 4 घंटे, नॉर्मली 4-5 घंटे के ऊपर नहीं रहेगा, इससे कम भी हो सकता है। 4 घंटे आपका कोचिंग हो गया, उसके बाद में आपको विदाउट फेल ये करना है कि आज जो मुझे कोचिंग में पढ़ाया है मैं उसका रिवीजन करूं, मैं उसको फिर से पढूं। अब आने वाले 3-4 महीने कम से कम, चाहे आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ले, वो तो शायद ऑनलाइन ही होने वाला है, तो उसको मैं रिवाइज करूं। अगर आपका कोचिंग ये आपको फैसिलिटी दे रहा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल करवा रहा है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर में फिर से देखूं। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आज जो टॉपिक मुझे पढ़ाया है वो मैं बुक से पढ़ूं, ठीक है। जो मुझे टीचर ने आज कोचिंग में पढ़ाया है वो मैं बुक से तुरंत पढ़ूं। यस, दूसरी बात, अभी बुक्स से पढ़ूं। बुक्स कौन सी खरीदना है? जैसे आप जो भी आप क्लास में आपने ज्वाइन किया है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं
बुक्स जरूर खरीदिए, बुक्स ज्यादा की खरीदिए। मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ, कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को, मतलब कई बार ये देखा गया कि बच्चे बुक्स खरीदने में कंजूसी करते हैं। मतलब शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये मैंने देखा है कि बच्चों को मोबाइल अगर खरीदना है तो महंगा से महंगा चाहिए, और बुक अगर खरीदना है तो बच्चे सबसे पहले नेट पे ढूंढते हैं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है ना, मैं बुक नहीं खरीदूंगा। भाई मेरे, बुक्स जितनी भी है तू सारी भी खरीद लेगा ना तो 10, 15, 20 हजार के ऊपर नहीं आएगी। मोबाइल 2 साल, खैर वो टॉपिक में हम लोग आगे आएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि पीडीएफ वर्जन पे बुक्स पे मत जाइए। जो फिजिकल बुक्स है, फिजिकल बुक्स खरीदिए और उसका क्लास के साथ में चलिए। जो भी बुक्स आपके क्लास वाले, कोचिंग वाले रेकमेंड करेंगे, तो जो भी कोई हो, चाहे वो एररलेस हो, पांडे, डीसी पांडे हो, जो भी हो, वो बुक्स आप जो है वो क्लास के साथ में चलिए, ठीक है। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी कोई कुछ कोचिंग आप ज्वाइन करेंगे तो कोचिंग के एक चैप्टर होने के बाद में, कई कोचिंग वाले एक चैप्टर के बाद टेस्ट लेते हैं, कई कोचिंग वाले हफ्ते भर में टेस्ट देते हैं। तो जो भी टेस्ट आप दोगे, फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। चाहे आपकी पढ़ाई, देखिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पिछले 20 सालों से मैं बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूँ। बच्चे मतलब मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। अगर आप इससे बच सको तो ये गलतियां आप ना करें, आप नहीं करेंगे। बच्चों को जब मैं पूछता हूँ कि बेटा आपने टेस्ट कितने दिए, आपके कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो बच्चों का यह आंसर रहता है कि सर मैंने टेस्ट नहीं दी क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। मतलब आप देखिए फिर से वो T20 वाला एग्जाम्पल कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दी। भाई पढ़ाई क्यों नहीं हुई? जब मैंने आपको बताया कि फ्रॉम डे 1 आपको क्लास के साथ में चलना है, मतलब जो भी आपका रिक्वायर्ड रन रेट है वो मेंटेन करना है। रिक्वायर्ड रन रेट मतलब क्या, कि कोचिंग के साथ में चलना है। कोचिंग जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से आपको चलना है। आज मुझे जो पढ़ाया है मैं घर पे आके वो पढ़ूंगा, बुक में से पढ़ूंगा। फिर मैं, कई कोचिंग वाले आपको डीपीपी देंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे, वो डीपीपी मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप कोचिंग के साथ में चलोगे तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट नहीं बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं जेईई और नीट की एक बहुत खासियत क्या है, ये टेस्टिंग की खासियत क्या है। कई कोचिंग में ये होता है कि जैसा मान के चलिए कोई सब्जेक्ट, मान के चलो फिजिक्स है, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हो गया तो फर्स्ट चैप्टर के बाद टेस्ट होगी। सेकंड चैप्टर होने के बाद में जो टेस्ट होगी वो फर्स्ट और सेकंड पे कंबाइंड होगी। थर्ड चैप्टर होने के बाद में जो टेस्ट होगी वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कंबाइंड होगी। मतलब आप सोचिए कि अगर आपका फर्स्ट चैप्टर वीक रह गया तो आपको वो हमेशा सताएगा। सेकंड चैप्टर के बाद में जो टेस्ट होगी उसमें भी आप वीक रहोगे, थर्ड में जो के बाद में जो होगी उसमें भी वीक रहोगे, ऐसे ही वो हमेशा वीक ही रहेगा। अब अगर बच्चे ये सोचे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बाद में कर लूंगा, तो बाद में करने का समय नहीं मिलेगा। मैं फिर से, मेरे वर्डिंग्स आप ध्यान में रखिए, 11, 12 ये 2020 मैच है। इसमें आपको सेट होने का समय ही नहीं है। आपको फर्स्ट बॉल से, फर्स्ट लेक्चर से ही हिट करना है। आप अगर ये सोचे कि मेरा ये 11 का पहला चैप्टर वीक रह गया है, वो मैं बाद में कर लूंगा, बाद में करने का समय ही नहीं है। इसलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको कोचिंग के साथ में ही चलना है सो दैट आपका कोई भी चैप्टर वीक नहीं रहेगा। क्योंकि आपको ऐसा कोई बाद में 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन छुट्टी नहीं मिलने वाली जब आप वो कर सको। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपका 11 का पूरा पोर्शन खत्म हो जाए तो उसके बाद में शायद 4, 8, 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है। इसलिए अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको फ्रॉम डे 1 ही सिंसियर रहना है। अच्छा, इसके बाद में 1-2 पॉइंट जो हमने लिए हैं, पढ़ाई कैसे करें। अब पढ़ाई में जो है तो एक ये देखा गया है पिछले 1 साल में, जब से कोरोना का माहौल चालू हुआ है तो ऑनलाइन ही लेक्चर्स चालू है। लेकिन अब कई बच्चों ने ऑनलाइन का मतलब ये ले लिया है कि किताबें बिल्कुल ही बाजू में रख दी है।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑनलाइन हमेशा नहीं चलेगा। 3-4 महीने के बाद में जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी तो हर क्लास कभी ना कभी तो फिजिकली शुरू होंगे। तो पॉइंट ये है कि ऑनलाइन के साथ साथ आपको किताबों से भी पढ़ना है। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि जेईई मेरे लिए नहीं है, मैं सीईटी पे फोकस करूं क्या? तो इसका आंसर मैं ये दूंगा कि आप ये कीजिए कि 11th में जेईई करके देखिए, आप खुद का पोटेंशियल एक्सप्लोर कीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना करके देखिए। अगर 11 के बाद में जो भी टेस्ट आपके हुए हैं उसमें आपके 40 to 50% भी मार्क्स अगर नहीं आ रहे, देखिए मैं परसेंट की बात कर रहा हूं, 40 to 50% भी अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि शायद आपको जेईई डिफिकल्ट जा रही है। तो सीईटी पे स्विच होने का जो डिसीजन है वो अभी इमीडिएट ना लेते हुए आप 11th के बाद में ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ क्वेश्चन देना चाहूंगा कि चाहे आपने 11th और 12th में कोई भी कोचिंग लगा लिया हो, कोचिंग वाले तो अपने आप उनकी टेस्ट कंडक्ट जरूर करेंगे, करते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमेशा एक बाहर की भी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज लगाना अति आवश्यक है। अति शब्द पे मैं जोर दे रहा हूं, उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि जैसे मान के चलिए कि आप कोई XYZ कोचिंग में हो और वहां पे आप टॉप 2-3 में आ रहे हो और आप 70%, 80% मार्क्स स्कोर कर रहे हो। अब ये देखा गया है औरंगाबाद में कुछ कोचिंग का, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कोचिंग की ये आदत रही है, ये मतलब कुछ मार्केटिंग रीजन से उनके ये करने के पीछे उनके कि लिबरली, मैं लिबरली शब्द बोल रहा हूं, लिबरली टेस्ट में पेपर इजी निकालेंगे ताकि बच्चे भर भर के स्कोर करें और बच्चे और पेरेंट 2 साल हवा में रहे। बच्चे को ये लगे कि मैं 70-80% कोर्स कर रहा हूं, अब तो मैं IIT में मेरी एडमिशन हो ही गई, और एक्चुअल में जब वो जेईई फेस करता है तब पता चलता है उसका स्कोर 30-40%। तो बच्चों को और पेरेंट को हैप्पी रखने के लिए कुछ कोचिंग वाले जानबूझ के पेपर इजी निकाल रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये किसी भी क्लास पे एलिगेशंस नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए अब ये आप पे कैसे पता लगा है कि मैंने जो कोचिंग लगाया हुआ है वो लिबरली इजी पेपर निकाल रहा है या नहीं? आप कैसे पता लगा? इसका एक सिंपल तरीका है कि आप एक थर्ड पार्टी टेस्ट लगाए बाहर से। अब थर्ड पार्टी टेस्ट माइट बी एलन की हो सकती है, आकाश की हो सकती है, एम्बाइब की हो सकती है। मतलब इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जैसा कि अभी किसी डॉक्टर ने अगर कोई सर्जरी रेकमेंड की किसी को, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड ओपिनियन लेते हैं। मतलब एक डॉक्टर जिसने मुझे सर्जरी रेकमेंड की, दूसरा डॉक्टर भी वही बोल रहा है या वो बोल रहा है कि नहीं ये पहला वाला डॉक्टर गलत बोल रहा है। तो इसलिए थर्ड पार्टी टेस्टिंग जरूरी है कि मान के चलिए कि अगर आपका कोचिंग क्लास आपको लिबरल मार्क्स दे रहा है, आपके 70-80% मार्क्स आ रहे हैं और आपने थर्ड पार्टी टेस्ट कहीं और लगाया और वहां के पे आपके कंसिस्टेंटली 30-40% मार्क्स आ रहे हैं, मैं कंसिस्टेंटली बात कर रहा हूं, एक टेस्ट में नहीं। इसका ये मतलब है कि देयर इज अ केस कि वेयर आप ये बोल सकते हो कि आपके क्लास में लिबरल मार्किंग हो रही है, वो क्लास आपको हवा में रख रहा है। इसलिए ऑलवेज थर्ड पार्टी टेस्टिंग जरूरी है। तो इसके बाद में समय भी काफी हो गया है, 2-3 पॉइंट एक देखते हैं। हाँ, अभी 12th के बाद में और कौन से ऑप्शंस है कि जो मुझे पता नहीं है। अब जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं उनको वो ये भी सोच सकते हैं कि अगर इंजीनियरिंग में उनका अगर अच्छी जगह नहीं होता है तो एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए BBA MBA एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स IIMS में आया हुआ है, IIMS में है ऑलरेडी, IIM इंदौर, IIM रोहतक और इस साल से IIM जम्मू में है, कि वेर इन 12th के बाद 5 इयर्स एक MBA बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा करियर है। उसके बाद में अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो IIM इंदौर में जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड MBA है दैट इज BBA
प्लस MBA, तो उसका एवरेज पैकेज आज की तारीख में 22 लाख पर ईयर है। और आपको 11-12 के 2 साल और 5 साल 7 साल टाइम है। मतलब आप अगर उस साल वो कोर्स में एडमिशन लेते हो तो 2021 प्लस 7 ईयर्स, मतलब 2028 में आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, तो तब तक आप 22 का बढ़ के 25 का भी हो जाएगा। तो ये कुछ अलग ऑप्शंस है। अब जो बच्चे, किसी को लॉ में इंटरेस्ट है, वो लॉ CET का भी सोच सकते हैं, लेकिन लॉ CET में भी जैसे टेक्नोलॉजी में IITs है, मेडिकल में एम्स है, वैसे लॉ में जो नेशनल लॉ स्कूल्स है उनकी जो एंट्रेंस है क्लैट, वो भी अच्छी खासी टफ है। वो ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते दे दो और आपका नेशनल लॉ स्कूल में हो जाए। उसके लिए ये भी एक अपने आप में अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है। अच्छा, अभी और कुछ पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ पॉइंट्स तो मैंने कवर कर दिए हैं ऑलरेडी, समय भी काफी हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके बाद में कि थ्रू अगर कुछ पॉइंट्स आते हैं, हेलो हेलो हाँ सर, अगर कुछ पेरेंट्स से कुछ queries है तो हम लोग लगभग उसके बारे काफी में सारे और पॉइंट्स बात- कवर किए सर आपने। जो हमने 8 डिसाइडेड किए थे सब करोगे, बट स्टिल कुछ पेरेंट्स के डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम ले लेंगे सर। चलेंगे सर? Yes, sir, sure. प्लीज, किसी का अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस, कुलकर्णी सर। गुड इव्हनिंग सर. सर मला एक प्रॉब्लेम आहे की क्वेश्चन आहे की सरांनी जे सांगितलं की BBA प्लस MBA इंटिग्रेटेड कोर्स आहे, तर त्याच्याकरता पण एक वेगळी एंट्रन्स एक्झाम असेल, तर त्याच्याकरता कोणतं कोचिंग लावावं? कारण की JEE चे तर फार कोचिंग आहेत, पण IPM बद्दल तर काही जास्ती ऐकलेलं नाहीये कोणतं. येस, आता IPMचं तसं जे आहे ना, तर औरंगाबाद मध्ये टाइम इन्स्टिट्यूट जे आहे, आता अनफॉर्च्युनेट पार्ट असा आहे की IPMचं अवेअरनेस नाहीये. अवेअरनेस नसल्यामुळे कोचिंग सुद्धा डेव्हलप नाहीये. पण आता औरंगाबादचं जर आपण म्हटलं तर एक टाइम इन्स्टिट्यूट आहे दूध डेअरीच्या तिथं मागे, तिथे एक त्याचं कोचिंग आहे आणि ऑनलाईन एक त्याचं बऱ्यापैकी कोचिंग अवेलेबल आहे. आणि त्याचं जर कॉन्टेंट आपण जर बघितलं तर IIM इंदोरचं जे कॉन्टेंट आहे ते मॅथमॅटिक्स आणि इंग्लिश आहे. ऑलमोस्ट 60% मॅथमॅटिक्स आणि 40% इंग्लिश. तर जे मुलं JEE करतायत दॅट इज डायल्युटेड JEE मॅथमॅटिक्स. डायल्युटेड JEE मॅथमॅटिक्स आहे त्या टेस्टमध्ये. आणि ऍज फार एज इंग्लिश इज कन्सर्न, तर ज्या मुलांनी CBSE मधनं आहेत दे विल फाइंड इट व्हेरी इझी. म्हणजे आय एम हॅपी टू शेअर विथ यू की औरंगाबादचा एक मुलगा आहे अनय डागा, तर त्याला बिट्स मध्ये सुद्धा ऍडमिशन मिळालेली असताना त्यांनी ते सोडून IIM इंदोर प्रेफर केलं. अँड ही इज व्हेरी मच हॅपी, हिज पेरेंट्स आर व्हेरी मच हॅपी. यावर्षी त्यांनी 2021 मध्ये IIM इंदोरला ऍडमिशन घेतलंय बिट्स सोडून. सो इट इज व्हेरी गुड ऑप्शन यू कॅन थिंक ऑफ. तर इंग्लिश तुमचं जर CBSE असेल तर फार जास्त प्रिपरेशन लागणार नाही. आता याच्यामध्ये सुद्धा असं आहे की इंदोरचा पॅटर्न वेगळा आहे, रोहतकचा वेगळा आहे आणि जम्मूचा वेगळा आहे. आता रोहतकचा असा आहे की ज्या मुलांनी NTSE ची लेवल 1 दिलेली असेल दे विल फाइंड इट व्हेरी इझी. म्हणजे ऑलमोस्ट NTSEचं लेवल 1 म्हणजे बाहेरच्या सरांना सुद्धा याच्याबद्दल एक, जेव्हा ते NTSE बद्दल मुलांना सांगतात तर त्याचा हवं तर मी असं करेल, बाहेरचे सर तुम्हाला रोहतकचा सॅम्पल पेपर शेअर करेल. तो शेअर पेपर तुम्ही मुलांसोबत शेअर करा. म्हणजे जे तुम्ही 10th मध्ये NTSE लेवल 1 चं कोचिंग केलेलं आहे यू विल फाइंड 60-70% क्वेश्चन, 60-70% क्वेश्चन त्याच्यामधलेच आहे. सो ते प्रिपेअर करणं फार मोठा प्रॉब्लेम नाहीये, ते तुम्ही करू शकता. आता जम्मूकडे येऊया. जम्मूने या वर्षीपासून सुरू केलेलं आहे आणि त्याचं त्यांनी थोडंसं 10th आणि 12thच्या मार्कांना वेटेज दिलेलं आहे, तर ते सुद्धा मी तुमच्या सोबत शेअर करेल. तर तुम्हाला जर JEE आणि पॅरलल हा ऑप्शन जर ठेवायचा असेल, मला असं वाटतं मी 2 मिनिटं या विषयावर बोलतो. ज्या मुलांना JEE आणि प्लस IPM हा ऑप्शन जर ओपन ठेवायचा असेल तर त्यांनी काय करा की मी काय करतो, बाहेती सरांसोबत IIM इंदोरचा ऑफिशियल पेपर 2020चा
तो शेअर करतो, तो तुम्ही बघा. त्याच्यानंतर रोहतकचं सुद्धा एक ऑफिशियल पेपर शेअर करतो. तर तुम्हाला जर हे पॅरलली करायचं असेल आणि तुम्ही आता 11th मध्ये जात असाल आणि आता जर तुम्ही विचार करत असाल तर तुमच्याकडे इनफ टाइम आहे, तुम्ही करू शकता. याच्यासाठी काय करावं लागेल? सिंपल. ऍज फार एज इंग्लिश इज कन्सर्न, रोज फक्त 15-20 मिनिटं, फक्त 15-20 मिनिटं दिवसभर तुम्ही जेईचा अभ्यास केला आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की नाही आता फेडअप झालं, आता मला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स काहीच बघायचं नाही, जेव्हा माइंड फेडअप होईल ते 15-20 मिनिटं फक्त जर तुम्ही इंग्लिशवर फोकस केले, दॅट इज गुड इनफ फॉर IPM. ऍज फार एज मॅथ इज कन्सर्न, तुमचे सॅम्पल पेपर बघून लक्षात येईल की हे डायल्युटेड जेई आहे. आणि मी तुम्हाला आणखीन अर्धा मिनिटात मी हे IPM वर जास्त फोकस करण्याचं कारण काय आहे की म्हणजे अनफॉर्च्युनेट पार्ट, मी परत अनफॉर्च्युनेट वर्ड रिपीट करतो, अनफॉर्च्युनेट पार्ट आहे की हा निग्लेक्टेड एरिया आहे IPM. त्याचं कारण असं आहे की कोचिंग मध्ये, म्हणजे औरंगाबादच नाही, कोणत्याही कोचिंग मध्ये तुम्ही जेईचं जर केलं तर IPM हा निग्लेक्टेड पार्ट आहे. कारण अनफॉर्च्युनेटली कोचिंग वाल्यांना मुलांचे फोटो लावायचे असतात. आमचे एवढे मुलं IIT ला लागले, बिकॉज IIT इज अ बझवर्ड, IIT इज अ क्रेझी वर्ड. जेवढ्या क्लासचे IIT मध्ये जास्त मुलं लागले तो क्लास हिट, ते फोटो लावायचे असतात. आणि पूर्ण 2 वर्ष मुलांच्या पेरेंटच्या मनावर IIT हे बंबार्डिंग केलं जातं. देर इज नो अदर ऑप्शन बियॉन्ड IIT. पण अनफॉर्च्युनेट पार्ट असा आहे की कोणतंही कोचिंग घ्या, तुम्ही बेस्ट कोचिंग घ्या इंडियामधलं, मग ते ॲलन का असू देऊ ना, त्या कोचिंग मधल्या आपण पर्सेंटेज मुलांचं जर उदाहरण घेतलं की एखाद्या कोचिंग मध्ये जर 100 मुलं असतील तर 100 मुलं मधले किती मुलं IIT मधले लागतात? 1, 2, 3, 4, 5, नॉट मोर दॅन 5%. 5% आय एम टॉकिंग अबाउट. व्हॉट अबाउट रेस्ट 95%? त्यांचं काय? तर त्यांच्यासाठी IPM हा एक चांगला एक्झाम्पल आहे. आणि अजून एक अर्धा मिनिट अजून मी जास्त घेतो की प्लेसमेंट, कारण प्लेसमेंट, एव्हरीथिंग रिव्हॉल्व्स अराउंड प्लेसमेंट. म्हणजे जेव्हा मी मुलांशी रिझल्ट आल्यानंतर जेव्हा बोलतो की हे कॉलेज चांगलं आहे, पहिला प्रश्न असतो मुलांचा आणि पेरेंटचा की तिथलं प्लेसमेंट कसं आहे, किंवा गुगलवर सर्च करतात तिथलं ऍव्हरेज पॅकेज किती आहे. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की IIM इंदोरचं ऍव्हरेज पॅकेज, म्हणजे मी जे सांगतोय यू कॅन सिम्पल गुगल मध्ये सांगा, टाका तुम्ही IIM इंदोर IPM प्लेसमेंट रिपोर्ट काय, तुम्हाला लगेच मिळेल. जेव्हा मी म्हणतोय की 22 lakhs ऍव्हरेज पॅकेज, तर हे 22 lakhsचं ऍव्हरेज पॅकेज जर मी IIT मध्ये कम्पेअर केलं तर फक्त टॉप 5 IITs, फक्त टॉप 5, त्याला थोडं एक्सटेंड करा टॉप 7 म्हणजे रुरकी आणि गुवाहाटी इन्क्लूड करा, त्याच्याही फक्त कॉम्प्युटर ब्रँच मध्ये, त्याच्या पलीकडे नाही, हे पॅकेजेस नाही. ओके, बाय. थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट ICSE स्टूडेंट? एक कुछ स्टूडेंट ICSE भी बिलोंग करते हैं, जैसे कैम्ब्रिज, पोद्दार, औरंगाबाद से. तो वो क्वेश्चन क्या है सिद्धांत, हमें नहीं समझा. एक बार पूछ सकते हो सिद्धांत? शायद उनका क्वेश्चन ये है कि 10th अगर मैंने ICSE से किया है तो मैं कौन सा बोर्ड लूं. तो ऑब्वियसली वही ये होता है कि भाई जरूरी नहीं कि आप 11th में ICSE या CBSE लो. जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होना चाहिए कि भाई आपको 11th में कॉलेज में ना जाना पड़े. बोर्ड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कहीं काउंट नहीं होता है आपका बोर्ड. सर और एक काफी सारे पेरेंट्स का स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि IIT तो हम ट्राई करेंगे, JEE सब कुछ करेंगे, बट फॉरेन के भी कुछ वेज है क्या, जैसे कुछ निकल कर आ सकते हैं? काफी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट प्रेफर करते हैं. फॉरेन का अगर बच्चों को सोचना है तो मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि अगर आपको, दिस इज 2021, आप 12th में जाओगे 2023, तो अगर आप फॉरेन में सोच रहे हो 2023 में, तो फॉरेन में ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि चलते चलते एग्जाम दे दो आपका हो गया और वहां पे एडमिशन हो जाएगा. आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. उसकी एक अलग से एग्जाम है SAT करके, और वो साल में 5 या 6 बार होती है. एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम का कंटेंट इज जस्ट 10th लेवल तक का मैथ्स एंड इंग्लिश, दैट्स ऑल. एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्कोरिंग हाई इन द एग्जाम इज डिफिकल्ट. तो आपको अगर फॉरेन के बारे में सोचना है तो SAT एग्जाम को सीरियसली लेना पड़ेगा. और
अगर 1600 मार्क्स की कुछ एग्जाम है तो आपको 1400 के प्लस आगा आता है तो अच्छे कॉलेज में और विच स्कॉलरशिप एडमिशंस का चांस है। स्कॉलरशिप आप कितनी भी कर लो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्पेंड एनीवेयर फ्रॉम 10 lakhs to 15 lakhs per year if you are thinking of foreign education. ओके और कोई लास्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, क्योंकि 1 आवर का हमारा जो शेड्यूल है वो अभी एंड होते आया है। उसके बाद भी आप सर से कैसे कनेक्ट हो सकते हो हम आपको बताएंगे, और 2 क्वेश्चंस लेंगे जो इस क्वेश्चन से अलग है। एनीवन? जैसे सीए के बारे में चैट बॉक्स में किसी ने यस आया है yes. तो सीए के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि सीए में अगर आपको जाना है तो बहुत अच्छा करियर है। सीए का एडवांटेज ये है कि आपको चाहे तो आप जॉब भी कर सकते हो, आपको चाहे तो आप प्रोफेशन में भी जा सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन सीए एज अ करियर चूज करने से पहले आप उसकी एग्जाम सिस्टम को समझ लीजिए। एग्जाम सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी वजह से सीए का रिजल्ट कम आता है। मैं आपको फिर और एक मिनट आपका एडिशनल लेता हूं, क्योंकि काफी लोगों को ये पता नहीं रहता है कि सीए टफ क्यों है। सीए टफ इसलिए है, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम सिस्टम। कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम सिस्टम क्यों है? अब जैसे मान के चलिए कि 10th में अगर कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो जाता है तो उसको सिर्फ इंग्लिश का पेपर देना है। इंग्लिश का पेपर वो देगा, पास हो जाएगा तो 10th क्लियर हो जाएगा। दिस इज वेरी वेल नोन, राइट? सीए में क्या है, मैं अगर सीए का इंटर की अगर बात करूं तो इंटर में 2 ग्रुप है। एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है। 4 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 100 मार्क का, मतलब 400 मार्क्स हो गए। अब इसका पासिंग है 40 मार्क्स का। यहां तक ठीक है, मतलब आपको 40 के ऊपर हर सब्जेक्ट में लाना है। लेकिन आपको 4 सब्जेक्ट का टोटल 200 होना चाहिए। अगर आपका 199 भी आता है तो आपको चारों सब्जेक्ट फिर से रिपीट करना है। चारों सब्जेक्ट फिर से रिपीट करना है, पूरा ग्रुप ही रिपीट करना है। इसकी वजह से एग्जाम सिस्टम ये कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, सीए का जो इंस्टीट्यूट है, ये बोला जाता है, ये सुना जाता है कि वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है कि इस साल मतलब उस अटेम्प्ट में कितना रिजल्ट लगाना है। मतलब नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करोगे तो 5-6-7% सीए का, मतलब इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है कि मुझे हमको इस साल से 5% रिजल्ट लगाना है। मतलब 100 बच्चे अगर बैठे हैं तो 5 को ही पास करना है। तो चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आए, अगर आप टॉप 5 में नहीं है तो आप पास नहीं होंगे। इसलिए सीए हम लोग देखते हैं कि बच्चे 21, 22, 23, 24 ऐसे एज होती है और जल्दी छूटते हैं। अदरवाइज सीए इज अ वेरी गुड। सर और एक क्वेश्चन हमने उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कम किया, मेडिकल के ऊपर। मेडिकल में कंपटीशन कंपैरेटिव आईआईटी से ज्यादा है या कम है, और क्या वेज हो सकते हैं मेडिकल में अचीवमेंट करने के लिए? Yes, मेडिकल में अगर हम लोग बोले तो जितना आईआईटी में कंपटीशन है उतना ही मेडिकल है। एज फार एज आपको अगर गवर्नमेंट मेडिकल में सीट चाहिए तो जो बच्चे मेडिकल प्लान कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक ये सलाह दूं कि मेडिकल में कोर्सेस क्या क्या है। एमबीबीएस है, एमबीबीएस के बाद में और क्या क्या कोर्सेस है, जैसा बीडीएस है, डेंटल है, आयुर्वेदिक है, फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में, सबसे बेस्ट सिचुएशन है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर जाना है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर क्या है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर एनीवेयर फ्रॉम 6 lakhs to 13 lakhs पर ईयर। 6 lakhs to 13 lakhs पर ईयर। और आपको फीस पे करना है 4.5 लाख, 4.5 साल। मतलब 6 lakhs मिनिमम फीस इंटू 4.5 साल, उतना कर लीजिए। और अगर और अगर आप कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको फीस कंसेशन मिलेगा। तो ये भी चीज आपको सोचना जरूरी है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो प्राइवेट में जाने उतना मेरा बजट है क्या? अगर नहीं है तो मैं मैथ्स रख के इंजीनियरिंग साइड ओपन रख सकता हूं क्या? ये भी सोचना बहुत जरूरी है। मतलब जनरल ग्रुप लेना है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जनरल ग्रुप लूं, आईआईटी भी करूं, नीट भी करूं, तो मतलब ये ऐसा होगा ना कि मतलब, क्योंकि दोनों एग्जाम्स अपने आप में बहुत टफ है, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स है। अगर आपको इंजीनियरिंग साइड ओपन रखना है तो आप मैथ्स रखिए, लेकिन जेई को प्रिपेयर मत कीजिए। अगर आपका फर्स्ट फोकस नीट है
तो मैथ सिर्फ आप इसलिए रखिए ताकि अगर मेडिकल में आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते, आपका बजट नहीं है, तो आप इंजीनियरिंग में तो भी जा सकते हैं। इसके बाद में 2 मिनट एक और पॉइंट मेरे से मिस हो गया, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, उसके बारे में भी 2 मिनट में और एक बताऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस के रूल्स क्या है? अब जैसे 2021 चल रहा है, आपका 12th आएगा 2023, ठीक है? तो 2023 में आप 12th में जाओगे, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23, फिर से मैं रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इस फाइनेंशियल ईयर में आपके पेरेंट्स का, पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर बोथ, दोनों का इनकम 8 लाख के नीचे होना चाहिए। अब देखिए, अभी का कंडीशन 8 लाख के लिए, ये भी हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि जैसा 7 पे कमीशन लगा है तो ये 8 लाख का कंडीशन बढ़ के 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेकुलेशन है। आज की तारीख में जो रूल है वो ये है कि दोनों पेरेंट का इनकम मिलके 8 लाख के नीचे होना चाहिए, तो ही आप ईडब्ल्यूएस में जा सकते हो। अब अगर जिनके पेरेंट्स जॉब में है, और कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर मेरे दोनों पेरेंट जॉब में है, फादर भी है मदर भी है, तो मैं क्या करूं? अब अगर आप रूल्स के हिसाब से जाएंगे, मैं इसके लिए बायती सर ये करता हूं कि जो ईडब्ल्यूएस का रूल है, एक्चुअल गवर्नमेंट रूल है, उसकी भी फाइल आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि वो भी फाइल आप पेरेंट्स को शेयर कर दीजिए। तो उसका समरी ये है कि जो बच्चों को इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी में जाना है, उनके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि इनकम 8 लाख के नीचे चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जमीन का क्राइटेरिया है। अब जमीन का क्राइटेरिया क्या है कि आपके फैमिली के नाम पे एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ के ऊपर नहीं चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ के ऊपर नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका खुद का फ्लैट है तो फ्लैट का एरिया भी 1000 के ऊपर नहीं चाहिए। अगर आपका खुद का घर है तो एरिया के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट, 2000 स्क्वायर फुट ऐसा उन्होंने दिया है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आपको एक्चुअल सर्टिफिकेट कब निकालना है? आप 12वीं हो जाओगे 2023 में, तो आपको 31 मार्च 2023 के बाद में सर्टिफिकेट निकालना है। अभी से सर्टिफिकेट निकालोगे तो वो उस वक्त नहीं चलेगा, क्योंकि ये हर साल नया निकालना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको सिंपल थंब रूल बता दूं, आप एडमिशन के लिए कब आओगे? 2023 अगस्त सितंबर। तो रूल ये बोलता है कि जिस साल में, जिस एकेडमिक ईयर में आप एडमिशन के लिए आओगे, उसका पिछला फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है। मतलब आपका एकेडमिक ईयर आ गया 2023-24, उसका पिछला फाइनेंशियल ईयर आ गया 22-23। इसलिए अभी से कोई अगर आप सर्टिफिकेट निकालोगे तो वो नहीं चलेगा। हाँ, आप रूल्स जरूर समझ लो। अब इसमें एक और चीज ये है कि कई पेरेंट्स ये पूछ सकते हैं कि सर हमारे नाम पे फ्लैट है, हमारे नाम पे जमीन है, हाँ, लेकिन इनकम हमारा 8 लाख के नीचे है, तो हम ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इसमें मैं आपको एक लीगल तरीका बता सकता हूं। इसमें लीगल तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट के पास में जमीन इस क्राइटेरिया से ऊपर है, तो आप ये कर सकते हैं कि फॉर द टाइम भी ये जो जमीन है, ये जो घर है, फैमिली में किसी और के नाम पे शिफ्ट कर दो। दिस इज अ लीगल वे, ताकि आपके पेरेंट के नाम पे वो लैंड ना रहे और ऑन पेपर आप वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करो। एक बार आपकी एडमिशन हो जाती है, फिर से आप उसको, वो जो जमीन है, वो जो भी कोई प्रॉपर्टी है, वो आप पेरेंट के इसमें ले सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस किसी को मेरा गाइडेंस अगर चाहिए तो मैं मेरा नंबर शेयर करूंगा। मैं फ्री गाइडेंस देता हूं एज फार एज दिस पॉइंट। मतलब कुछ पेरेंट ये हो सकते हैं कि सर आपने जितना भी बताया उससे हमारा समाधान नहीं हुआ, या फिर भी हमारी क्वेरीज है, तो बाहेती सर मेरा नंबर शेयर करेंगे। आपको अगर मेरे से कॉल पे बात करना है तो दैट इज अ फ्री कंसल्टेशन। ओके बाहेती सर,
सर कुछ काफी questions? वैल्यूएबल पॉइंट्स आपने सजेस्ट किए, बट मुझे लगता है कि मीटिंग अभी हम यहाँ पर कंक्लूड करें, बट उसके पहले पायथी आप सर, इन स्टूडेंट्स को फ्यूचर में आधा मिनट में आपको इंटरप्ट करता हूँ। एक पॉइंट ये रहेगा, खास करके जो बच्चे कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या अभी मराठा रिजर्वेशन का पॉइंट तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं। जो बच्चे कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो ये एक चीज जरूर देखे कि जब आप 11th में एडमिशन ले रहे हो तो जिस किसी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो उस कॉलेज में आपको सबसे पहले पेरेंट को क्या करना है कि बच्चे का नाम का कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के बाद में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उस कॉलेज में आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी नहीं रहेगा तो आप कास्ट में रहने के बावजूद भी आपको फायदा उसका नहीं मिलेगा। भारती सर। सर काफी सारे क्वेरीज और है पेरेंट्स के, क्योंकि मुझे भी आज काफी सारी चीजें न्यू पता चली, मैं खुद एजुकेशन फील्ड में रह के, बिकॉज 11-12 एक काफी वास्ट फील्ड है। तो पेरेंट्स आपसे कनेक्ट कैसे रह सकते हो और फ्यूचर में आप 12th के बाद किस वे से गाइडेंस कर सकते हो, तो जहाँ पर उन्हें आपका आगे बेनिफिट उठा पाया आपके नॉलेज का। यस सर, आपने मेरा नंबर चैट बॉक्स में शेयर किया है। यस तो हमने जो अभी पॉइंट्स डिस्कस किए उसके बारे में अगर कुछ पेरेंट्स को और भी क्वेरी है तो वो कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग आप सवेरे 11 से रात के 9 साढ़े 9 तक भी कॉल कर सकते हैं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। हाँ, जब आप 12th में जाओगे तब मेरे प्रोफेशनल सर्विसेज स्टार्ट होते हैं, तब उसके चार्जेस रहते हैं, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी अगर आपकी कुछ इमीडिएट पेन पॉइंट्स है तो डेफिनेटली मैं उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरा नंबर बाहिती सर ने चैट बॉक्स में शेयर किया है, वो आप नोट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सर को आपको बाद में कम्युनिकेट करना है तो आप सबसे पहले आप एक व्हाट्सएप कीजिए, आपका नाम, आपके प्रॉब्लम्स, तो मुझे लगता है वो उन्हें समझने के लिए आसानी जाएंगी, और उसके बाद अगर आप कॉल करते हो तो मुझे लगता है ये वे बेटर होगा। सही है सर? यस सर। तो थैंक यू, काफी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट गाइडेंस सभी पेरेंट्स को मिला, स्पेशली हमें भी। तो ऐसे प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। और आधा मिनट में आपको जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपको बच्चों के लिए मैं एक ये कर सकता हूँ। अभी एक मेरी बुक आती है जिसमें IIT, NIT और IIIT के कट ऑफ दिए हुए रहते हैं। तो इस साल की, खैर बच्चे तो अभी 23 में आएंगे एडमिशन के लिए, लेकिन इस साल की जो मेरी बुक है तो आप तक मैं कुछ कॉपीज पहुंचा देता हूं। आप वो आपके जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, उसका यूटिलाइज हम जरूर करेंगे, आपके बुक का और आपके नॉलेज का। तो और भी कुछ क्वेरीज है तो पेरेंट्स प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर से इंडिविजुअली कनेक्ट हो जाइए। उसका एक रीजन ऐसा है कि अब तक आपने जो भी किया ना उसका कंक्लूजन है और 11th और 12th में 2 years में, राइट? तो थैंक यू कलंत्री सर, आपने काफी आपका वैल्यूएबल टाइम दिया, नॉलेज दिया, गाइडेंस दिया, और थैंक्स टू पेरेंट्स कि आपने एक रिक्वेस्ट के ऊपर इस जो सेमिनार है उसको आपने अटेंड किया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।